मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। मैग्नेटिज्म आपका सबसे पहला जो आपका रहेगा यहाँ पे, हम लोग क्या बोलते हैं, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। सबसे पहला जो आपको यहाँ पे आएगा, ठीक है। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या था आपका, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट में एक सर्किट बनाया गया, एक स्विच के साथ, सिर्फ एक सर्किट, और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया, ठीक है। एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया। अब जैसे स्विच ऑन कर रहे हैं ना, तो हम क्या देख रहे हैं, जब स्विच ऑन कर रहे हैं हम देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर जो मेरा है वो क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। गैल्वेनोमीटर जो है, सॉरी, एक मिनट गलती हो गया, ये मैग्नेटिक निडल है। तो जैसे बगल में हम एक मैग्नेटिक निडल रखा, और मैग्नेटिक निडल में क्या होता है आपका ऊपर जो पोल होता है उसको नॉर्थ, और नीचे जो पोल होता है उसको क्या बोलते हैं, साउथ बोलते हैं, ठीक है। तो ऊपर का जो पोल हो गया नॉर्थ हो गया, नीचे का पोल मेरा क्या हो गया, साउथ हो गया मेरा, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं, जब भी हम करंट पास कर रहे हैं क्या देख रहे हैं, मैग्नेटिक जो मेरा है वो क्या डिफ्लेक्ट कर रहा है, मैग्नेटिक निडल मेरा क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आज हम जब ये कर देते हैं, मतलब जब बंद कर देते हैं, तो देखते क्या डिफ्लेक्शन भी मेरा क्या हो रहा है, बंद हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड तो ऑपोजिट अगर हुआ तो क्या होगा, रिपल्शन देखने को मिलेगा, और अगर सेम हुआ तो क्या होगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। बेसिकली देखिए, थोड़ा सा हम लोग अगर बार मैग्नेट को थोड़ा सा अगर शॉर्ट में समझते हैं, कि बार मैग्नेट जो हम लोग क्लास 3 में पढ़ा था उसके हिसाब से क्या होता है, एक बार मैग्नेट में आपका, मैग्नेट में एक क्या होता है, एक तरफ नॉर्थ पोल होता है और एक तरफ क्या होता है, साउथ पोल होता है, ठीक है। नॉर्थ पोल से फील्ड निकलता है, साउथ पोल में जाके क्या होता है, टर्मिनेट नहीं करता है, इंटरनली वो साउथ टू नॉर्थ मूव करता है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक पोल रिपेल इच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट इच अदर। ये बेसिक हम लोग क्लास में किया था, ठीक है। अब यहाँ पर उसी को यूज करेंगे हम लोग, जैसे कि मैग्नेटिक निडल दिया हुआ आपको यहाँ पर, तो मैग्नेटिक निडल जो आपका बगल में रखा हुआ है, जब जैसे करंट आप दे रहे हो तो मैग्नेटिक निडल में क्या देख रहे हैं आप, डिफ्लेक्शन मिल रहा है। जब करंट बंद कर दे रहे हैं, स्विच ऑफ कर दे रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं, डिफ्लेक्शन भी बंद हो गया। तो यहां से क्या समझ में आया, करंट इंड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। क्या समझ में आया, कि करंट का फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड वहां पे प्रोड्यूस होता है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या कर रहा है, अगर सेम हुआ तो दोनों क्या करेगा, निडल रिफ्लेक्ट करेगा, और अगर ऑपोजिट हुआ तो दोनों क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। डिफ्लेक्ट कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है, और एक तरह क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया। मैग्नेटिक फील्ड इज डोनेटेड बाय कैपिटल बी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो स्टड एक्सपेरिमेंट पहला था जिससे समझ में आया कि करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का इंड्यूस, मतलब वहां पर प्रोडक्शन होता है, आप इंड्यूस बोल सकते हो। देखिए इंड्यूस का मतलब क्या हो रहा है, किसी की वजह से। इंड्यूस का वजह जरूरत नहीं पड़ता है, और इंड्यूस में क्या होता है, एक वजह चाहिए होता है तभी वो काम हो, ठीक है। खुद से बैठे पढ़ने के लिए, दैट इज योर प्रोडक्शन, क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन बोले। आप देखिए दोस्त मेरा 2 घंटा पढ़ा है, आप उसको देखिए क्या आप भी बैठे पढ़ने, तो क्या हो गया, इंडक्शन। समझना है मेरे बात, एक रीजन चाहिए वहां पे, इसकी वजह अगर वो रहेगा तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो दैट इज कॉल्ड इंडक्शन, और उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया। तो हम लोग क्या बोला, करंट इंड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट के वजह से वहां पर क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, बायोट सवार्ट लॉ। बायोट सवार्ट लॉ क्या बोलता है, चेंज इन मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड, क्या लिखेंगे उसको हम लोग, डीबी। अब जैसे हम लोग क्या करें, एक वायर यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं,
उसमें कितना करंट पास कर रहा है, आई करंट पास कर रहा है। और उस वायर से हम एक छोटा सा सेक्शन लिया, उस वायर से हम एक छोटा सा सेक्शन लिया, सपोज कर लिए यहाँ पे, यहाँ भी लिख सकते हो उसको आप, छोटा सा एक सेक्शन लिया डीएल, और इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट पी तक का मेरा कितना मैग्नेटिक फील्ड है, तो डिस्टेंस को क्या ले लिया हम लोग, स्मॉल आर। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं ना कि अच्छा वायर में करंट आई पास कर रहा है और आर डिस्टेंस का दूरी पर एक पॉइंट पी है, वहां पर मेरा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, डीबी मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे प्रोपोर्शनल है, डीएल पे, लेंथ पे। जितना बड़ा लेंथ लेंगे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, ज्यादा होगा, छोटा लेंथ लेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। फिर आता है डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। किससे प्रोपोर्शनल है, करंट पे प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा करंट दीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। करंट अगर कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है। फिर बोलते हैं डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। साइन थीटा इसलिए लिया जाता है कि वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये आपका, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं वहां पे, साइन थीटा लेते हैं। अब फिर क्या बोलते हैं, डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। डीबी किसे प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोडक्शन होता है ना, जैसे यहाँ पर जब इनिशियली जो प्रोड्यूस हो रहा है या फिर इंड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर बहुत काफी स्ट्रांग होता है, बट जैसे जैसे दूर जाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता चले जाता है, वीक होते चले जाता है। जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड का वीकनेस, जो आपका स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगा, कम होते चले जाएगा। ठीक है। आप देखे भी होंगे, एक बार मैग्नेट अगर आप लेकर के हो तो जब एक नेल को सामने लेकर जाइएगा तो अट्रैक्ट कर लेगा, बट दूर में लेकर जाइएगा तो अट्रैक्ट नहीं करता। मतलब मैग्नेटिक फील्ड वहां पर क्या हो रहा है, जितने दूर जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज करते चले जा रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पर थीटा कौन सा एंगल होगा, तो थीटा एक्चुअली में ये एंगल है, कितना एंगल वो बना रहा है इससे। तो क्या लेंगे हम लोग, जब सबको एक साथ मिला के लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्या होगा, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्लियर है। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं यहाँ पे तो एक कांस्टेंट पुट करते हैं, वो कांस्टेंट का वैल्यू है म्यू जीरो बाय 4 पाई। क्या वैल्यू है, म्यू जीरो बाय 4 पाई। फिर बाकी क्या लिखेंगे हम लोग वहां पे, आई डीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये डीबी का फॉर्मूला हो गया यहाँ पे, पायोट सपोर्ट लॉ के हिसाब से डीबी का ये फॉर्मूला है मेरा। ठीक है। अब ये म्यू नॉट क्या होता है मेरा, म्यू नॉट जो आपका है, इट इज नोन एज परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, परमिबिलिटी बोलते हैं। परमिबिलिटी का मतलब क्या हो गया, दो चीज होता है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था परमिटिविटी, और मैग्नेटिक फील्ड में क्या पढ़ेंगे, परमिएबिलिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल होता है कि आपको अलाउ होगा कि नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, आपका परमिटिविटी हो गया। अब परमिबिलिटी क्या हो रहा है, आप उससे पास करके निकल पाओगे। ठीक है। अब जैसे कि चलिए एक स्कूल ले लेते हैं, एक स्कूल है, आप क्या, अब आपको एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं एक स्कूल में, सपोज वो अच्छा स्कूल है, एक्स है, उसमें आपको वो मम्मी पापा को ट्राई कर रहे हैं, तो अब आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, परमिटिविटी बोलेंगे। समझ में आएगी नहीं समझ में, चलिए आपको परमिट मिल गया, आप एंटर कर गए स्कूल में, एडमिशन हो गया। अब स्कूल पे आप नर्सरी में भर्ती हुए, 12 में पास करके आप निकलिएगा, अब बीच में क्लास 6 में आप फेल हो गए, स्कूल निकाल दिया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आप परमिएबल है, नहीं। पूरा 12 साल आप पढ़ करके निकल रहे, 15 साल आप पढ़ करके जो निकल रहे, दैट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। तो कोई भी फील्ड अगर एक सब्सटेंस से पास करके उसके इंटर को करके दूसरे एंड से निकल जाए, दैट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। तो मैग्नेट क्या होता है ना, जब आप मैग्नेटाइज करते कोई चीज को सबसे, तो फील्ड क्या होता है, उसके अंदर से पास करता है, तो उससे पास करेगा तो हम लोग वहां पे परमिएबिलिटी चेक करेंगे, और अलाउ है कि नहीं अंदर जाने के लिए, तो क्या चेक करेंगे, परमिटिविटी चेक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का परमिटिविटी चेक किया जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड का परमिबिलिटी चेक किया जाता है, क्योंकि इंटरनली वो क्या होता है, मूव करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनली मूव नहीं करता है, सिर्फ जहां पर चार्ज रखा हुआ वहां से बाहर निकलेगा। समझ में आया मेरा बात, क्लियर हुआ। परमिबिलिटी, तो यहाँ पर ये जो वन है इसको बोलते हैं परमिबिलिटी ऑफ स्पेस। क्या बोलते हैं, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, म्यू जीरो बाय 4 पाई जो है ना, इसका एक फिक्स वैल्यू है 10⁻⁻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 ⁻
जस्ट लाइक हम लोग पढ़ा था ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नीचे नहीं होकर के क्या, सेम चीज है, बस मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या ऑलमोस्ट उल्टा है। तो वहां पर एप्सिलॉन नॉट नीचे लिख रहे थे, यहाँ पर वहां पर भी नॉट क्या लिखेंगे,
ऊपर लिखेंगे। गुड आउट है। उसका वैल्यू था 9 इंटू 10⁻9, इसका वैल्यू कितना है 10⁻⁻7। अब इससे हम लोग म्यू नॉट का वैल्यू निकाल लेंगे कि म्यू नॉट का वैल्यू कितना है। म्यू नॉट का वैल्यू हो गया यहाँ पे आपका 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोलेंगे। क्लियर है वाला पार्ट, समझ में आया। तो dB इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाय कितना हो गया आर स्क्वायर हो गया। म्यू 0/4 पाई क्या है, एक कांस्टेंट है। ये पूरा चीज क्या है, एक आपका कांस्टेंट है। इसका वैल्यू कितना है 10⁻⁻7। और परमिबिलिटी का वैल्यू कितना हुआ 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। अब देखिए, अब हमको लिखना है वेक्टर फॉर्म, इसका लिखना है वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सवॉट लॉ। बायोट सवॉट लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सवॉट लॉ हमको लिखना है। तो उसमें कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, बायो वेक्टर फॉर्म मतलब किसी भी चीज में अगर आप डायरेक्शन दे दो तो वो क्या बन गया, डीबी जो है वो मेरा मैग्नीट्यूड है। अगर हम उसको डायरेक्शन दे दिया आर कैप, तो वो क्या बन गया, समझ में आया मेरा। तो डीबी जो था वो मैग्नीट्यूड था, अब उसमें हम डायरेक्शन दे दिए कहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, आर के अलाउंग में निकल रहा है। तो जब डायरेक्शन दे दिया तो डीबी क्या बन गया, वेक्टर बन गया। पढ़ा था हम लोग, एक वेक्टर दो चीज से बना हुआ होता है, एक को मैग्नीट्यूड बोलते हैं, दूसरा वाले को डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर बोलते हैं हम लोग। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू ए इंटू ए कैप हो गया। तो डीबी वेक्टर इज इक्वल टू डीबी इंटू आर कैप हो गया। अब यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूट कीजिएगा वैल्यू तो क्या निकलेगा मेरा, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डीबी इज इक्वल टू क्या होता है म्यू 0/4 पाई आईडीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। कितना हो गया, म्यू 0/4 पाई आईडीएल साइन थीटा डिवाइड बाय कितना हो गया आर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आर कैप डाल देंगे। तो अब देखिए आर वेक्टर जो है ना आपका, वो दो चीज से बना हुआ है। तो आर वेक्टर आपका मैग्नीट्यूड और क्या हो गया डायरेक्शन। तो जब आप आर कैप निकालिएगा तो क्या होगा, आर वेक्टर डिवाइड बाय कितना होगा, आर वेक्टर डिवाइड बाय आर। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ये जो वैल्यू है म्यू 0/5 आई डी एल थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप जो है उसमें क्या लिखेंगे, आर वेक्टर डिवाइड बाय आर। तो वेक्टर फॉर्म क्या निकलेगा आपका, वेक्टर फॉर्म निकलेगा डीबी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी साइन थीटा आर वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यूब। अब हम लोग पढ़ा है ये चीज, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। और ए डॉट बी अगर होता है तो क्या लिखते हैं। तो यहां पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डीबी जो आपका है म्यू 0 आई डिवाइड बाय 4 पाई आर क्यूब है, यहाँ पर क्या हो रहा है डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डीबी इज इक्वल टू म्यू 0 आई डिवाइड बाय 4 पाई डीएल क्रॉस आर ए क्रॉस बी डिवाइड बाय कितना हो गया आर क्यूब। डिराइव तो नहीं करना है, खाली अगर एग्जाम में राइट दी वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सवॉट लॉ, तो आपको नहीं लिखना पड़ेगा। डीबी इज इक्वल टू म्यू 0 I/4 पाई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाय आर। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सवॉट लॉ तो सिर्फ लिखने के लिए आता है आपको कि राइट दी एक्सप्रेशन फॉर दी वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सवॉट लॉ। अब देखिए एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो आपका है, ठीक है, इसका एसआई यूनिट जो है वो क्या बोलते हैं हम लोग, टेस्ला, कैपिटल टी। साइंटिस्ट निकोला टेस्ला है, उनके नाम पर ये कॉइन है टेस्ला, कैपिटल टी। और सीजीएस यूनिट जो आपका है वो क्या आपका गॉस। नेक्स्ट यूनिट क्या लिखेंगे, नेक्स्ट यूनिट क्या लिखेंगे कि 1 टेस्ला जो आपका है
1 टेस्ला जो आपका है वो कितना है? वन टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। क्या बोलेंगे? 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। ठीक है, तो ऐसा यूनिट टेस्ला हो गया, सीजीएस यूनिट गॉस हो गया, और 1 टेस्ला इज इक्वल टू कितना है? 4 गॉस हो गया आपका यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ। A wire is placed along the direction, carries a current 8 amp from south to north. Find the magnetic field due to 1 centimeter piece of wire at a point 300 at a point 200 centimeter northeast from the wire. तो यहाँ पर दिया क्या हुआ, डेटा के हिसाब से जाएंगे हम लोग। तो डेटा के हिसाब से क्या देख रहे हैं, वायर साउथ डायरेक्शन, तो ऊपर को हम नॉर्थ ले लेते हैं और नीचे क्या आपका साउथ है। ठीक है, और फिर बोला क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन कैरी द करंट ऑफ 8 एम्पियर। तो कितना करंट पास कर रहा है? करंट आपका 8 एम्पियर पास कर रहा है। और जो सेक्शन है वो डीएल सेक्शन जो वो कितना आपका है, सिर्फ 2 सेंटीमीटर है। तो 2 सेंटीमीटर मतलब कितना हुआ, 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। और फिर आपको यहाँ पे आर कितना दिया हुआ, 200 सेंटीमीटर, जो कि 200 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 2 मीटर हो गया। और फिर क्या डेटा है, देखिए नॉर्थ ईस्ट बोला है, तो आप जो वायर ले रहे हैं उससे आप नॉर्थ ईस्ट जा रहे हो। तो नॉर्थ ईस्ट मतलब यहाँ पर समथिंग कुछ है। तो अब नॉर्थ ईस्ट लेने की वजह से ये एंगल अगर 45 है नॉर्थ ईस्ट का, तो ये एंगल भी कितना होगा। तो जब भी आपका नॉर्थ ईस्ट बोले, मतलब कोई एंगल अगर आपको डिफाइन नहीं करता, ठीक है। अच्छा, डीएल आपका जो है वो 1 सेंटीमीटर है, तो 1 × 10⁻² मीटर हो गया। और आर कितना 2 मीटर दिया हुआ, आई दिया हुआ। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हो गया आपका, कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आपका एंगल कितना हो रहा है, 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब हो गया, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना निकलेगा, डीवी इज इक्वल टू μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो μ0/4 पाई कितना है, 10⁻⁻7। करंट कितना है, 8 एम्पियर। डीएल कितना है, 1 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻2। साइन कितना हुआ, 45 डिग्री, डिवाइड बाय कितना हो गया, आर कितना होगा, 2 मीटर, 2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितना आ रहा है फिर आपका, सो 2 का स्क्वायर 4 है, 4 2 जा 8, और साइन 45 1/√2 होता है। तो 2/√2 को अगर हम लोग साइड में करेंगे रैशनलाइज, तो √2/√2 कट गया तो सिर्फ √2 बचता है। तो √2 का मतलब हो गया 1.414 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। -2 माइनस, अच्छा सॉरी, -2 तो -9 टेस्ला। देखिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग फिर रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट फिर रहेगा आपका बिटवीन परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी। तो बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी और परमिटिविटी में क्या देख रहे हैं,
तो नॉर्मली यहाँ पर क्या देखते हैं कि आपका जो वैल्यू है मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 × 10⁻⁹ और म्यू 0/4 पाई का वैल्यू कितना होता है, माइनस। तो एक हो गया 9 × 10⁻⁹, दूसरा 10⁻⁻7। अब हम लोग क्या हुआ, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन हम लोग 2 मानते हैं। इक्वेशन 1 माना, इक्वेशन 2 माना। उसके बाद फिर आपका जो है इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। द 1 को 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 जब डिवाइड, तो 1 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय म्यू 0/4 पाई। और दूसरे साइड में क्या होगा, 9 × 10⁻⁹ डिवाइड बाय 10⁻⁻7, 10⁻⁻। ये वैल्यू जब दीजिएगा तो यहाँ पर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुआ, जब डिवीजन हटेगा तो 4 पाई कितना होगा, इनवर्स हो जाएगा। और ऊपर में 9 × 10⁻⁹ हो जाएगा, तो 4 पाई तो अल्टीमेटली 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, ये वैल्यू आएगा 9 × 10⁻⁹ कितना हो रहा है, 16। कितना हो रहा है, 7, 16 हो रहा है। अगर आप ध्यान दोगे, सी जो स्पीड ऑफ लाइट वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, ये पार्ट को इस तरीके से लिखें, मतलब आपका 9 × 10⁻16 इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। अब ये इसको हम 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर किया, तो ये कितना हो गया, 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। अब ये 3 × 10⁸ कितना है, 3 × 10⁸ आपका सी है, तो सी लिखेंगे उसको हम लोग। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। तो फिर आपका सी कितना आएगा, सी इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। ये रिलेशन क्वांटिटी और परमिटिविटी दोनों आपका जो मिल करके क्या देता है, स्पीड ऑफ लाइट का कंसेप्ट देता है आपका, स्पीड ऑफ लाइट मेरा कैसे वहां पे काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक टू स्ट्रेट करंट कंडक्टर। कंडक्टर, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे सपोज करिए एक वायर दिया हुआ है, ठीक है। इस वायर में मेरा करंट फ्लो कर रहा है मेरा, तो हम लोग करंट जो फ्लो कर रहा है आई नहीं। अब छोटा सा सेक्शन यहाँ पर कंसिडर करेंगे, सेक्शन यहाँ तक है, सेक्शन और दूसरा आपका से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ का जो दूरी है, सो ये डिस्टेंस जो हुआ, ये डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे डीएल। क्या बोलेंगे, डीएल, जो दूरी है। तो सेक्शन लेके निकाल देते ना हम लोग, पायोट वॉट लॉ के हिसाब से थोड़ा सा सेक्शन लेंगे, डीएल। डीएल हो गया मेरा यहाँ पे, ठीक है। और डीएल का एक पॉइंट जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस हुआ इसको स्मॉल आर बोलेंगे। अब ऑब्वियस बात है, दूसरा सा क्या होगा, अगर आर है तो दूसरा वाला क्या होगा, थोड़ा सा लेंदी होगा। तो हम उसको अभी ये आर लिया और यहाँ मेरा बन डी5, क्या नाम दे दिया, डी5 नाम दे दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट जो मेरा है, ये पॉइंट को नाम दे रहे हैं हम लोग, एक पॉइंट को नाम दे दिया हम लोग कैपिटल ई, दूसरा पॉइंट का नाम दे दिया हम लोग एफ। और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, एकदम परपेंडिकुलर लाइन आपका 90 डिग्री। और उस पॉइंट को हम लोग नाम दे देंगे कैपिटल जी। क्या बोलेंगे, कैपिटल जी। तो बायोट सावर्ट लॉ के हिसाब से जो एंगल बनता है वो एंगल यहाँ पे बन रहा है आपका,
इस पर्टिकुलर पॉइंट में एंगल बन रहा है। पार्ट्स ऑफ में क्या था कि अगर आपको एक वायर कंसिडर कीजिएगा, छोटा सा लेंथ डीएल, तो वहां से ये आर डिस्टेंस का दूरी पर ये कितना एंगल बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही काम हो रहा है आपका, एक स्ट्रेट आप वायर ले रहे हो, उसमें एक छोटा सेक्शन कंसिडर किया डीएल, वो डीएल किसका वैल्यू है, ई एफ का लेंथ हो गया मेरा। अब ई पॉइंट से जब हम ओ पॉइंट में, जिस पॉइंट में निकाल रहे हैं पॉइंट पी, वहां तक निकालेंगे, और एफ से जो निकालेंगे तो वो डिस्टेंस होगा, एक एफ पी होगा और एक आपका क्या होगा, ईपी होगा। अब ईपी और एफ पी जो है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है क्या बोलेंगे, डी फाइव, तो वहां पे एंगल मेरा बन रहा है, बन रहा है पर से ई एफ का जो, तो मेरा डीएल डिस्टेंस, वो जो बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। तो यहाँ पर मेरा करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे आई करंट पास कर रहा है और ये आर है, और ये डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल आर लेते हैं, क्या लेते हैं, कैपिटल आर। और ये पॉइंट को हम लोग नाम दे दें क्या, ओ। ये पूरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ओपी जो पूरा हुआ क्या हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अब देखिए, फ्रॉम बायोट सवॉर्ट लॉ अगर हम लोग लेते हैं, फ्रॉम सवॉर्ट लॉ, डीबी क्या होता है, डीबी इज इक्वल टू म्यू जीरो आर एल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, म्यू जीरो आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, डीएल साइन थीटा और आर को एक रिलेशन में इंक्लूड करना है, ठीक है। थोड़ी बार स्क्रीन पे देखिए, समझिए पहले इसको आप लोग अच्छा से। तो ये पूरा यहाँ का, अब देखिए सबसे पहला क्या होगा, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ई एफ जी ले रहे हैं हम लोग। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ई एफ जी। ये ट्राइंगल आपका ये वाला होगा ई एफ जी, ये ट्राइंगल, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे साइन थीटा ले रहे हैं हम लोग, क्या ले रहे हैं, वो मेरा साइन थीटा, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है मेरा यहाँ पे, ईजी, और हाइपोटेन्यूज कौन है मेरा यहाँ पे, एफ। अब अगर आप देखोगे तो इक्वल्स टू ई एफ थीटा, ई एफ एक्चुअली है क्या, डीएल है। तो हम लोग को यहाँ पर से निकल गया कि ईजी एक्चुअली जो वो है, वो क्या था, डीएल साइन थीटा है। ईजी क्या है आपका, थीटा है, क्लियर है, समझ में आया सबको, देख लीजिए। तो हम लोग क्या बोला, ईएफ आपका जो है वो डीएल हो गया, तो ईजी इज इक्वल टू डीएल साइन थीटा। अब दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल पीईजी, कौन सा ट्राइंगल है ये वाला, पीईजी, पीईजी, ये ट्राइंगल है आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और जी का ये एंगल जो है वो मेरा क्या है, 90 डिग्री, क्लियर है। तो अब यहाँ पर अगर लोग पीजी में अगर कंसिडर करिएगा, तो यहाँ पर लीजिएगा क्या, साइन डी फाइव, ठीक है, या फिर ठीक है, अगर वहां पे तो साइन पे क्या निकलेगा, सम पीपल परपेंडिकुलर कौन है, और हाइपोटेनियस में कौन है, अगर ये 90 डिग्री है तो ईपी उसका हाइपोटेनियस हो गया, तो ईजी साइन डी फाइव इक्वल टू ईजी बाई ईपी हो गया। तो अब यहाँ पर से ईजी अगर निकालिएगा तो कितना होगा, ईपी साइन डी फाइव। ईपी जो आपका है उसको क्या वैल्यू दिया हुआ, आर दिया हुआ है, तो आर साइन डी फाइव हो गया। तो एक तरफ ईजी निकला डीएल साइन थीटा, और एक तरफ ईजी निकला डी फाइव निकल गया, क्लियर है। अब यहाँ पर एक अजम्पशन होता है, सिंस डी फाइव इज टू स्मॉल, छोटा है, therefore sin d phi is considered as, sin d phi को क्या लेंगे हम लोग, सिर्फ d phi लेंगे। तो यहां पर से eg जो आपका वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, r d phi, और यहां पर eg कितना निकला था, dl sin थीटा। तो एक तरफ eg निकला dl sin थीटा, और एक तरफ eg कितना निकला आपका, r d phi, ठीक है। therefore eg is equals to क्या निकलता है मेरा, d थीटा इक्वल्स टू कितना, तो मतलब हम सपोर्ट लॉ में म्यू आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर जो है, हम उसके बदले क्या कर सकते हैं, डीएल साइन थीटा के बदले में क्या लिख सकते हैं, आर डी फाई। पहला ये दोनों को इक्वेट करके हम लोग पहले ये निकाला,
अब स्मॉल आर को भी हटा करके हम किसके टर्म में लाना है, कैपिटल आर के टर्म में लाना है। किसके टर्म में लाना है, कैपिटल आर के टर्म में लाना है। तो कैपिटल आर के टर्म में लाने के लिए, कैपिटल आर के टर्म में लाने के लिए हम लोग यहाँ पर जो एंगल है इसको क्या कंसिडर कर रहे हैं, पाई। क्या ले रहे हैं इसको हम लोग, पाई ले रहे हैं, ठीक है। अब ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ओ ई जी, सॉरी ओ ई पी, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है आपका, तो इन ट्राइंगल ओ ई पी अगर लीजिएगा तो कौन सा बनेगा आपका यहाँ पे, ओ ई पी, ठीक है। तो ओ ई पी अगर हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, तो ओ ई पी में क्या देखेंगे, ये हमको स्मॉल आर दिया हुआ है और एक कैपिटल आर दिया हुआ है, इन लोग दोनों का बीच का रिलेशन बनाना है। ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो मतलब हमको एक हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। तो क्या लेंगे यहाँ पे, यहाँ पे कॉस लेंगे, कर्ली ब्लैक हेयर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा हमको, कॉस लेना पड़ेगा। तो कॉस लेने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कॉस पाई इज इक्वल टू कर्ली ब्लैक हेयर बेस, बेस कितना आपका कैपिटल आर, और हाइपोटेन्यूज कितना आपका स्मॉल आर। तो यहाँ पर स्मॉल आर को अगर निकालेंगे तो कितना होगा, आर बाय, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इस वाले इक्वेशन को 1 माना और इस वाले इक्वेशन को 2 माना, ठीक है। या फिर चलिए इसको 2 ले लेते हैं और इसको 3 ले लेते हैं, फॉर्ड लॉ को हम लोग 1 ले लेते हैं, ठीक है। लॉ में 4 पाई भी डाल दीजिए, म्यू 0 sin थीटा डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ sin थीटा इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम पुट कर रहे हैं, तो इक्वेशन क्या 1 है, dv इज इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाय स्मॉल आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर म्यू 0 बाय 4 पाई वैसे ही रहेगा, आई रहेगा, डीएल साइन थीटा के बदले क्या पुट करेंगे, डीएल साइन थीटा के बदले में पुट करेंगे आर डी फाइव। नीचे कितना है, नीचे आपका आर स्क्वायर जैसा था वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब ये आर और ये आर कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद क्या बचा, म्यू 0 आई डिवाइड बाय 4 पाई आर इंटू डी फाइव। म्यू 0 आई डिवाइड बाय 4 पाई आर इंटू कितना हो गया, डी फाइव हो गया, ठीक है। तो म्यू 0 आई डिवाइड बाय 4 पाई आर इंटू डी फाइव हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब हम स्मॉल आर जो है यहाँ पर निकाल चुके हैं, ओईपी। अगर किसी को डाउट एक बार फिर से ओईपी में बता दे रहे आपको, देख लीजिए। ओईपी में ये आपका ट्राइंगल है, ओईपी में ये आपका ट्राइंगल है, और हमको बेसिकली क्या होता है, ये स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में रिलेशन निकालना पड़ता है। तो स्मॉल आर जो आपका है वो हाइपोटेनियस है और कैपिटल आर जो आपका वो बेस है। तो बेस बाय हाइपोटेनियस से आपको याद रहना चाहिए आपको कॉस चाहिए। तो कॉस फाइव इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस में आपको कैपिटल आर मिला है और हाइपोटेनियस से स्मॉल आर। तो स्मॉल आर निकालने का मतलब क्या हो गया, आर बाय कॉस फाइव। तो हम स्मॉल आर के लिए क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैपिटल आर बाय कॉस फाइव सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो अब यहाँ पे जब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसको, तो क्या निकलेगा वैल्यू मेरा, टीबी इज इक्वल टू म्यू 0 आई डिवाइड बाय 4 पाई, स्मॉल आर के बदले में क्या पुट करेंगे, स्मॉल आर के बदले में क्या पुट होगा, कैपिटल आर बाय कॉस फाइव। और पहले से वहां पर डी फाइव है तो डी फाइव जैसा वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर से ये मेरा रिलेशन निकला कि dv इज इक्वल टू क्या है, म्यू 0 आई डिवाइड बाय 4 पाई cos फाई डी फाई डिवाइड बाय कैपिटल आर। अब ये जो है मेरा, ये जो एक रिलेशन निकला, अब डी फाई को हटाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो एक तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, dv, और एक तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या निकलेगा, म्यू 0 आई डिवाइड बाय 4 पाई आर cos फाई इंटू डी फाई। अब आप बोलिए cos फाई हम लोग क्यों लिया, देखिए बायोट-सवार्ट लॉ जो है सिर्फ ये छोटा सेक्शन के लिए बता रहा था, बट अगर अब मेरा बहुत लॉन्ग वायर है तब हम बायोट-सवार्ट लॉ का कैसे यूज करेंगे। तो लॉन्ग वायर के लिए हमको तो पूरा लेंथ चाहिए होगा, ठीक है। तो पूरा लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या किया, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इन दोनों एंड को जोड़ दे रहे हैं। तो चलिए पॉइंट पी यहाँ पर है ना, इसको पूरा एंड यहाँ जोड़ दिया,
ठीक है, और दूसरे एंड में पॉइंट पी यहाँ पर है ना, उसका दूसरा एंड को यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, अब दूसरा एंड को जोड़ने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से यहाँ जो एंगल है आपका, यहाँ से यहाँ जो एंगल है, उस एंगल को हम लोग लेते हैं, दो सेक्शन हुआ मेरा, एक ये एंगल हुआ और एक आपका ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एंगल होगा। तो ये जो एंगल है इसको लिखा जाता है -1। क्या लिखा जाता है? -φ1। माइनस इसलिए क्योंकि वैल्यू वो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, और ऊपर वाला जो है उसका वैल्यू होता है प्लस, कितना हो गया? +φ2 हो गया। तो एक -φ1 हो गया और एक मेरा क्या हो गया? +φ2 हो गया। तो यहाँ से अब देखिए जितना बड़ा भी वायर हो, अगर सपोज कर लीजिए कि मेरा वायर थोड़ा सा और बड़ा होता, सपोज कर लीजिए जैसे मेरा वायर थोड़ा सा और बड़ा होता, मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से ये यहाँ, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको जोड़ते हैं तो ये पूरा एंगल लेते हैं, और फिर यहाँ से इसको जोड़ते हैं और ये पूरा एंगल लेते हैं। तो जितना भी बड़ा हो मेरा फाई का वैल्यू क्या होगा? चेंज होते चले जाएगा। ठीक है, तो जितना भी बड़ा होगा मेरा फाई का वैल्यू क्या होगा? वहां पे आपका चेंज होते चले जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो उसके अकॉर्डिंगली जब पाई का वैल्यू मेरा जब चेंज हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके अब निकालते हैं यहाँ पे। तो अब जो ये जो हम लोग निकाल रहे हैं जो वायर को, तो वो वायर कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से, उसको ए बोलेंगे, और यहाँ से जो खत्म हो रहा है उसको बी ले लिया, सपोज के लिए ए और बी हम पॉइंट ले लिया। एक बार सब बोर्ड पे देखिएगा, सब स्क्रीन पे देखिएगा। तो डीबी जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कॉस पाई डी पाई ले रहे हैं। तो पहला जो आपका है वो लिमिट कहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है? लोअर लिमिट जो आपका वो कितना है? -φ1। और अपर लिमिट कितना है? ऊपर की तरफ जा रहा पॉजिटिव पाई, नीचे की तरफ जा रहा नेगेटिव पाई। नीचे की तरफ जितना हुआ उसको -φ1 लेंगे, ऊपर की तरफ जो होगा उसको क्या लेंगे? +φ2 लेंगे। अब जब यहाँ पर इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या निकलेगा? तो इंटीग्रेशन करने से डी डीबी जो आपका, तो देखिए पहले ये कर लेते हैं हम लोग, म्यू0 आई डिवाइड बाय 4πr बाहर निकल जाएगा और क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ cos पाई इंटू डी पाई। लिमिट कहां से कहां तक है? -φ1 से लेकर के +φ2 तक है। इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा को क्या निकलेगा? तो cos फाई अगर इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या निकलेगा आपका? साइन फाई निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो डीबी कितना होगा मेरा? इंटीग्रेशन डीबी बी होगा आपका, और यहाँ पर वैल्यू कितना होगा? म्यू0 आई डिवाइड बाय 4πr। cos फाई का इंटीग्रेशन कितना होगा? साइन फाई, और लिमिट कहां से कहां तक है? अब क्या होगा? लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, तो म्यू0 आई डिवाइड बाय 4πr। एक बार साइन में क्या होगा? φ2 पुट करेंगे, अपर लिमिट, माइनस साइन φ1 पुट करेंगे, तो साइन φ2 माइनस साइन ऑफ -φ1 हो गया। अब यहां पर क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू बाय 4πr साइन φ2। अब देखिए साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस है और फिर क्या आ जाएगा? -साइन। तो अल्टीमेटली क्या हुआ आपका? म्यू0 आई डिवाइड बाय 4πr साइन φ2 प्लस साइन φ1। साइन φ2 प्लस कितना हो गया? साइन φ1 हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आपका है वो कितना निकलेगा? म्यू0 आई डिवाइड बाय 4πr साइन φ1 प्लस साइन, तो ये निकल गया किसका रिलेशन? मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन निकल गया। देखिए इसको एक बार फिर से हम लोग समझ लेते थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो एक कंडक्टर आप ले रहे हो जो स्ट्रेट उसमें करंट मूव कर रहा है और स्ट्रेट वायर है मेरा वहां पर। ठीक है, तो अब स्ट्रेट वायर लिए, स्ट्रेट वायर लेने के बाद क्या हुआ? पहला कंडीशन आपका ये हुआ कि आप दो पॉइंट ले रहे हैं, मतलब डीएल डिस्टेंस जो ले रहे हैं, क्योंकि बाय सवाट लॉ में आपको डीएल डिस्टेंस चाहिए। तो डीएल डिस्टेंस कहाँ से शुरू हुआ? ई पॉइंट से शुरू हुआ, एफ में आपका खत्म। ई पॉइंट में शुरू हुआ और एफ पॉइंट में आपका क्या खत्म।
तो यहाँ पर से क्या हुआ, परपेंडिकुलर आप एक लाइन ड्रॉ किए, तो ई पॉइंट और एफ पॉइंट एक डीएल डिस्टेंस लिए, और पॉइंट पी जो है वहां पर आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड करने के लिए क्या किया, आप ई को एक बार पी से जोड़ दिए और एफ को एक बार पी से जोड़ दिए। जोड़ने के बाद उन लोग के बीच में जो एंगल बन रहा है वो छोटा सा एक एंगल लिए, उसको क्या बोला हम लोग, डी फाई कंसिडर कर लिया। अब डी फाई कंसिडर करने के बाद अब यहाँ पर क्या हुआ, इन दोनों लाइन के बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, वो लाइन क्या होगा मेरा, ईजी कहलाएगा। एक परपेंडिकुलर लाइन मतलब ये साइड भी 90 डिग्री है और दूसरा साइड भी कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बायोट-सावर्ट लॉ का जो फॉर्मूला है, सॉरी, बायोट-सावर्ट लॉ का जो फॉर्मूला है, dB इज इक्वल टू म्यू 0 आइडियल sin थीटा डिवाइड बाय 4 पाई r स्क्वायर। तो हमको क्या है, हमको ये सिंपल सब निकालना है, मतलब आई रहे और r रहे, एंगल का टर्म में रहे, क्योंकि थीटा निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो बहुत ज्यादा बेंडिंग में रहता है। तो उसके पर हम लोग क्या करते हैं, वहां पर एक फाई ले लेते हैं। फाई मतलब कौन सा एंगल हो गया, ई पॉइंट जो शुरू हो रहा है उससे जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या लेंगे, फाई लेंगे, ठीक है। ई पॉइंट जो शुरू हो रहा है उससे जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या लेंगे, पहले क्या, तो क्या हुआ, एल बाई कर दी। सबसे पहले आपको ये छोटा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ई एफ जी से क्या हुआ, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, ईजी, हाइपोटेन्यूज कितना है, ईएफ। तो ईजी बाई ईएफ किया। अब ई जो आपका है वो कितना निकल गया, ईएफ साइन थीटा, और ईएफ क्या है, ईएफ इज नथिंग बट डीएल। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ईजी इज इक्वल टू डीएल साइन थीटा। तो ईजी इज इक्वल टू कितना हो गया, डीएल साइन थीटा निकल गया। तो ईजी इज इक्वल टू डीएल साइन थीटा निकल गया यहाँ पर, समझ में आया मेरे बात, ईजी मेरा डीएल साइन थीटा निकल गया। अब पीईजी कर रहे हैं मेरा, तो पीईजी जब डिग्री में रहा है तो पीईजी में कितना हुआ, साइन डी फाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ईजी, बेस कितना है मेरा, ईपी। तो ईजी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ईपी साइन डी फाई। मतलब परपेंडिकुलर अगर आप लीजिएगा तो ईजी निकल गया परपेंडिकुलर, और आपका हाइपोटेन्यूज कितना हो गया आपका, ये आपका स्मॉल आर हो गया। तो दोनों को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो गया आपका, ईपी बाय ईजी इज इक्वल्स टू, ईपी का वैल्यू आर पुट किया तो आर साइन डी फाई निकल गया। अब हम लोग अज्यूम करते हैं कि डी फाई बहुत छोटा सा एंगल है, साइन डी फाई जो है डी फाई के बराबर होगा। तो वहां पर क्या हुआ, साइन डी फाई को डी फाई पुट करके ईजी का कैलकुलेशन निकला आर डी फाई। तो यहाँ पर ईजी क्या निकला, डीएल साइन थीटा निकला। तो अब इसको इक्वेट किया, अच्छा कि डीएल साइन थीटा जो ईजी के बराबर है और ईजी किसके बराबर है, आर डी फाई, मतलब डीएल साइन थीटा के बदले में हम लिख सकते हैं। अब उसके बाद जो पाई बना है मेरा उसके टर्म में जा रहा है, तो पाई मेरा जो एंगल बना उसमें क्या देख रहे हैं आपका, तो ई ओपी या ओईपी अगर आप लीजिए तो उसमें क्या देखिएगा कि आपको बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन निकालना है। तो वहां पर कॉस फाई लेंगे, तो कॉस फाई कितना हो गया, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर हो गया। तो स्मॉल आर कितना निकल गया, कैपिटल आर बाई कॉस फाई, क्योंकि अगर हमको क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे टर्म में निकालना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, कैपिटल आर हो गया। तो वहां पर कितना हो गया, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई कॉस फाई। अब ये जो हम लोग निकाला है डीएल साइन थीटा और ये स्मॉल आर, इन दोनों को कोशिश करना है कि बायोट-सावर्ट लॉ में सब्स्टिट्यूट करें। तो हम एक एक करके सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो बायोट-सावर्ट लॉ क्या है मेरा, बायोट-सावर्ट लॉ जो आपको दिया हुआ है, dB is equals to mu 0 by 4 pi IDL by sin थीटा। कितना हो गया आपका, IDL by sin थीटा है। ये dB is equals to mu 0 by 4 pi IDL by sin थीटा by r स्क्वायर हुआ। अब DL sin थीटा में पहले सब्स्टिट्यूट किया, तो DL sin थीटा बदले क्या पुट करेंगे, r d phi। DL sin थीटा is equals to r d phi। अब वहां से क्या हुआ, एक आर और एक और कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचा, डी फाई डिवाइड बाय स्मॉल आर बचा। अगला स्टेप में स्मॉल आर का ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। स्मॉल आर क्या है मेरा, कैपिटल आर बाय कॉस फाई। तो स्मॉल आर के बदले में कैपिटल पुट किया, कॉस फाई ऊपर चला गया। अभी क्लियर। अब उसके बाद फिर मेरा dB इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन ऑफ dB इज इक्वल टू म्यू 0 i डिवाइड बाय 4 पाई। अब क्या करें, ठीक है, dB है और एक तरफ d फाई है, तो हमको d को हटाना है। तो d को हटाने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, वहां पर लिख दिएगा तो ज्यादा बेटर है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड जब ये दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लेंगे तो हम पूरा वायर का ना निकालेंगे, हमको जो निकालना पूरा वायर का निकालना। तो वायर का दो एंड को अब हम जोड़ेंगे पी पॉइंट से। तो एक मेरा क्या हो गया एपी और एक मेरा क्या हो गया बीपी, ठीक है, समझ में आया। तो एपी जो आपका हुआ वो जितना एंगल बना रहा है उसको क्या लिखा हम लोग, पाई वन, और जो आपका माइनस फाई वन हो गया ऊपर, प्लस फाई टू हो गया, दो एंगल हो गया। तो हम लोग यहाँ पर जो इंटीग्रेशन करेंगे तो कहां से कहां तक हमको पूरा वायर लेना ना, तो पूरा वायर जो आपका शुरू कहां से हो रहा है, माइनस फाई वन से शुरू हो रहा है और खत्म कहां पर हो रहा है, प्लस फाई टू में खत्म हो रहा है। तो माइनस फाई वन से लेके फाई टू तक का मेरा लिमिट हो गया। अब जब सब्स्टिट्यूट करेंगे म्यू 0 i डिवाइड बाय 4 पाई को कॉमन निकाल लिया, डी फाई है, डी के साथ जो रहता है सिर्फ उसी को रखते हैं,
बाकी सबको बाहर निकाल देते हैं। तो डी के साथ फाइव है तो कॉस फाइव रहेगा, बाकी सब बाहर, म्यू 0 i/4 पाई आर पूरा बाहर हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा जो है वो कितना वैल्यू आता है, साइन थीटा आता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई डी पाई जो है उसका वैल्यू कितना आएगा, साइन फाई आएगा। ठीक है, साइन फाई आ गया मेरा। अब लिमिट जो है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो रूल क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक बार साइन फाई टू लिखेंगे माइनस साइन माइनस फाई वन लिखेंगे। अब माइनस साइन जो है, साइन में माइनस जो होता है क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो बाहर निकलने से माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बी इज इक्वल टू म्यू 0 i/4 पाई आर साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू हो गया। ठीक है, अब यहां से निकलेगा मेरा फॉर इन्फिनाइट वायर। तो अगर एक वायर है जिसका इन्फिनाइट लेंथ, या फिर बोलेंगे फॉर वायर ऑफ इन्फिनाइट लेंथ, फॉर वायर ऑफ इन्फिनाइट लेंथ, अगर इन्फिनाइट लेंथ का अगर वायर है तो क्या होगा, फाई वन जो है वो क्या होगा 90 डिग्री, और फाई टू है जो वो भी क्या होगा 90 डिग्री। मतलब दोनों साइड ना, दोनों एंड मतलब कहां पर है, इंफिनिटी में कहीं पर है। तो इंफिनिटी में कहीं क्या हो गया, ये ऑलमोस्ट कहां पर आके मीट कर रहा है उसको, ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो जाए। क्या बोलेंगे उसको, ऑलमोस्ट 90 डिग्री पकड़ते हैं। कभी भी जो इन्फिनाइट टर्म अगर आया ना, तो मतलब एंगल कितना बनाएगा, जब भी वर्ड यूज होगा कि इन्फिनाइट लेंथ का है तो वहां से एंगल कितना फॉर्म होगा 90 डिग्री। तो मतलब हम लोग का फाई वन भी 90 डिग्री है, फाई टू भी 90 डिग्री है। तब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इन्फिनाइट वायर का, म्यू 0 i/4 पाई आर साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 वन। तो म्यू 0 i/4 पाई आर वन प्लस वन। तो म्यू 0 i/4 पाई प्लस वन कितना हो गया, टू, टू टू द फोर कट आपका। अल्टीमेटली कितना हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू 0 i/2 पाई कैपिटल। तो इन्फिनाइट किसके लिए हो गया ये, फॉर इन्फिनाइट स्टेट वायर। तो जब भी ये वर्ड यूज करेंगे ना इनफिनाइट लेंथ, तो वहां पर क्या यूज करेंगे, म्यू 0 i/2 पाई आर। और अगर आपको लेंथ दे देगा, लेंथ दे देगा या एंगल दे देगा, तो वहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, म्यू 0 i/4 पाई आर साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। ऑफ इनफिनाइट लेंथ at a distance of 10 centimeter perpendicular to the wire when current of 2 ampere is supplied। आर कितना दिया आपको यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, 4 × 10⁻⁶ टेस्ला। Calculate the magnetic field due to section AB at point O।
देखिए यहाँ पे क्या हुआ आपका, जब आप ये ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू जीरो आई डिवाइड बाई 4 पाई आर साइन पाई वन प्लस साइन पाई टू, अगर वो कोई एंगल क्रिएट कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ए बी वायर से अगर लेंगे तो ए बी वायर मतलब क्या हो रहा है, इस तरीके से है। और ए बी वायर में अगर आप जब लीजिएगा तो क्या देखिएगा कि यहाँ से आपको एक ओ पॉइंट तक एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। नीचे वाला जो एंगल है वो फाई वन होगा, ऊपर वाला जो एंगल है कितना होगा, फाई टू होगा। अब एक पूरा स्क्वायर है आपका, तो पूरा स्क्वायर में जो पूरा एंगल होता है ना, ये कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो 360 को चूंकि वो 4 पार्ट में अगर डिवाइड कीजिएगा, स्क्वायर में क्या होता है, एंगल इक्वली डिवाइड होता है। तो मतलब हर एंगल जो आपका है वो कितना है, 90 डिग्री। मतलब आप ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए या फिर ये लीजिए, सब 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री को अगर आप इक्वली बाइसेक्ट कीजिएगा तो ऊपर एक कितना आएगा, 45 डिग्री, दूसरा वाला भी कितना आएगा, 45 डिग्री। तो हम लोग को यहाँ पर एंगल मिल गया कि कितना, 45 डिग्री। फाई वन भी 45 है, फाई टू भी कितना, 45 है। अगर आप करंट का डायरेक्शन यहाँ पर देखिएगा तो कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। अब ये करंट का डायरेक्शन से हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग राइट हैंड पाम रूल यूज करते हैं। राइट हैंड पाम रूल। ये राइट हैंड पाम रूल क्या बताता है कि अगर आपका राइट हैंड जो है इस तरीके से आपका थंब हुआ, तो यहां पर से क्या हो रहा है कि थंब का डायरेक्शन में आपका करंट है। ठीक है, जिस पॉइंट पे निकालना है वो पॉइंट पे, जिस पे निकालना है वहां पे मिडिल फिंगर पॉइंट करना चाहिए। तो पाम का डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड देगा। क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ पाम विल गिव मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया, डायरेक्शन ऑफ पाम विल गिव मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और एक और भी शॉर्ट में बता देते हैं, जब भी क्लॉकवाइज होगा ना, जब भी कोई चीज क्लॉकवाइज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, और जब भी एंटी क्लॉकवाइज होगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड होगा। ठीक है, आप यहाँ पर अगर आप देखिएगा ध्यान दे करके, तो वायर ए बी में जो करंट जा रहा है वो क्लॉकवाइज नहीं जा रहा, वो क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, आउटवर्ड होना चाहिए। और पाम रूल भी लगा लें, तो पाम रूल के हिसाब से अगर लगाइएगा तो क्या हो रहा है, आप ए पॉइंट पे अपना फिंगर पॉइंट कीजिए। ठीक है, इस तरीके से निकलेगा, ए पॉइंट पे अपना फिंगर पॉइंट किया हम। ठीक है, बी टू ए, और उसके बाद फिर क्या, ओ पॉइंट में अपना मिडिल फिंगर रखा, मिडिल फिंगर पूरा जा रहा है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये जा रहा है। इस तरीके से किया, और ओ पॉइंट में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, पाम कहाँ है, आउट, क्या होगा, आउटवर्ड। और ऐसे ही जब ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड होगा। देखिए क्लॉकवाइज जाएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड। समझ में आया। तो अब यहाँ पर हम लोग जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, म्यू जीरो बाई 4 पाई का वैल्यू होगा 10⁻⁻⁷। करंट का वैल्यू दिया हुआ 4 एम्पेयर। अब आर कितना होगा, आर होता है वायर से उस पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। तो आप देखोगे ये वायर यहाँ पर है और उस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है मेरा, ये डिस्टेंस पूरा अगर 20 है तो आधा कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, आर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻⁻1। अब यहाँ पर कितना हो रहा है, साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। तो वैल्यू कितना हो गया, 4 × 10⁻⁻⁶ बचेगा। साइन 45 1/√2 होता है, और ये भी कितना होगा, प्लस 1/√2 होगा। तो वैल्यू कितना हो गया, 4 × 10⁻⁻⁶ इंटू 2 डिवाइड बाई √2। ठीक है, रैशनलाइज कीजिएगा तो कितना होगा, 2/√2 जो है वो आपका 2√2 में चले जाता है। ठीक है, तो √2 रैशनलाइज करेंगे, 2 कट जाएगा तो सिर्फ √2 बचेगा। तो आंसर होगा 4√2 इंटू 10⁻⁻⁶, मतलब 4 इंटू 1.414 इंटू 10⁻⁻⁶। तो वैल्यू हो गया 4 4 16 का 6 हाथ मेरा 1, 4 1 1 5, 16 का 6 हाथ मेरा 1, 4 1 4, 5.656 इंटू 10⁻⁻⁶ टेस्ला। क्लियर है, समझ में आया। अब अगर आपको बोल देगा पूरा वायर ए बी सी डी की वजह से कितना होगा, ठीक है, फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ए बी सी डी ए। फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ए बी सी डी ए। मतलब ए बी सी डी ए हो रहा है। ठीक है, ए बी सी डी ए हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग,
तो मैग्नेटिक फील्ड जो मेरा बी नेट जो आपका है वो कितना होगा, क्या बोलेंगे, ए बी है, फिर बी सी है, फिर आपका सी डी है, फिर आपका क्या है, डी ए है। तो अगर आप ध्यान दोगे ना, अगर आप ध्यान दोगे, देखो क्या सबका वही कहानी हो रहा है, सब में क्या हो रहा है, एंगल वही है, आप कहीं पर भी कट करो, ये 45 डिग्री और ये भी कितना हो रहा है 45 डिग्री, और आर का डिस्टेंस क्या है 10 सेंटीमीटर। तो कहीं से भी निकालिए, ए बी वायर का निकालिए या बी सी का निकालिए, सी डी या डी ए, सारा का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। तो सेम होने की वजह से हम सबको क्या बोल दिया, चलिए हम इसको बी मान लिया। तो बी मान लिया मतलब कितना हो गया, बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी, ठीक है। और रीजन क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, लेट ए बी बी सी इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए इज इक्वल्स टू बी मान लिया। तो यहाँ पर से कितना हो गया 4b, तो 4 इंटू बी कितना है 5.656 इंटू 10⁻⁻6। तो कितना हो जा रहा है ये आपका 5.656 इंटू 4, 22.624, 22.624 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। और ये नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आपका है वो पूरा क्या है, आउटवर्ड है। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे आउटवर्ड, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे आउटवर्ड। तो सारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, सबको क्या होगा सिंपली ऐड होगा, ऐड होकर क्या होगा टोटल जो है वो क्या होगा आउटवर्ड निकलेगा। समझ में आया। नेक्स्ट नेक्स्ट फिर इसी की तरह एक सम्स और दे रहे हैं। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ए बी एट ओ। ये साइड 20 सेंटीमीटर है, ये साइड आपका 10 सेंटीमीटर है, ये ए बी सी डी है। ये पॉइंट कितना हो गया, ओ हो गया। और यहाँ पे करंट दे देगी आपको 2 एम्पर। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ए बी एट ओ। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ए बी अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा म्यू 0 आई डिवाइड बाय 4 पाई आर साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तो क्या देख रहे हैं कि आप ये ओ पॉइंट से निकालना है। तो ओ पॉइंट से निकालने के लिए आपका यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो रहा है, अगर आप दीजिएगा तो पूरा 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा। अब अगर आप नीचे का एंगल लीजिएगा तो कितना है 5 1, ऊपर का एंगल लीजिएगा तो कितना है 5 2। बट ये क्या 45 45 होगा, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में सारा एंगल क्या होता है इक्वल नहीं होता है। ये एंगल जो मेरा क्या है मोर देन 90 डिग्री ऑप्टियूज, और ये एंगल क्या है एक्यूट लेस देन 90 डिग्री। समझ में आया। तो एक मेरा क्या होगा अक्यूट और एक मेरा क्या होगा ऑप्टियूज। समझ में आया 5 1 और 5 2। तो उसी तरीके से दूसरे एंड से भी अगर आप देखिएगा तो कितना हो रहा है 5 1 और 5 2, तो 5 1 और 5 2 निकालना पड़ेगा। अब 5 1 5 2 कैसे निकालेंगे, एंगल तुमको पता नहीं है। तो उसके लिए हमको डेटा दिया हुआ, डेटा क्या दिया हुआ पूरा 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ का वैल्यू कितना होगा 5 सेंटीमीटर। ये पूरा आपका कितना है आपका 20 सेंटीमीटर है। तो आप ये ट्राइंगल को अगर हम लोग यहाँ बाहर निकाल लें, ये कितना है मेरा 5 1 है, ये एंगल कितना है मेरा, ये डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर। तो साइन 5 1 अगर निकालेंगे तो क्या होगा, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तो पता है 5, हाइपोटेन्यूज नहीं मालूम। हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, रूट ओवर
10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, रूट ओवर 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा 125। आप निकालिएगा तो कितना होगा 5√5, मतलब हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 5√5 आ गया। परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूज कितना है 5√5 सेंटीमीटर है। 5 5 कैंसिल हो गया तो साइन 5 कितना निकला आपका 1 बाय कितना हो गया 1/√5 हो गया। उसी तरीके से आप दूसरा 5 2 निकालिएगा तो ये भी कितना होगा 5√5 और ये कितना होगा 5 सेंटीमीटर। तो साइन 5 2 भी जो आपका है वो कितना मिलेगा 5/5√5, 5 5 कैंसिल हो गया कितना हो गया 1/√5। तब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे μ0/4 जो मेरा है वो 10⁻⁻7 है। करंट कितना आपका है 2 एम्पेयर डिवाइड बाय रेडियस कितना आपका है 10⁻⁻1। साइन 5 जो आपको दिया हुआ वो कितना होगा 1/√5 प्लस 1/√5। ठीक है, तो कितना हो गया 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 डिवाइड बाय √5। 2 टू कितना होगा 4, 4 डिवाइड बाय √5 इंटू 10⁻⁻6। समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग 4 डिवाइड बाय √5 लेंगे तो 1.788 आ रहा है, तो आप राउंड ऑफ करके 1.79 ले सकते हैं। तो 1.79 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। अब क्या होगा आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा। तो अगर आप थम्स को रखिएगा बी से ए तक में और मिडिल फिंगर को ओ पे पॉइंट कीजिएगा तो क्या होगा इनवर्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा इनवर्ड निकलेगा। चलिए अब नेक्स्ट आप लोग पे निकालिए, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट होगा। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 सेकंड पार्ट। फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड या फिर फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर एडी। एडी की वजह से कितना आएगा। तो जब यहाँ पे निकालेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू μ0I डिवाइड बाय 2πr sin π1 प्लस sin π1 प्लस sin π2। तो जब यहाँ का आप ट्राइंगल जब बनाइएगा तो यहाँ पर ट्राइंगल क्या हो रहा है, तो मतलब आपको ये लेना पड़ेगा। तो एक φ1 ले लिए आप और एक क्या ले लिए φ2 ले लिए। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 10 सेंटीमीटर है और ये निकालिएगा तो कितना होगा 5√5 सेंटीमीटर। तो यहाँ के हिसाब से आप साइन π1 निकालिएगा तो कितना होगा सम पे पहले परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना होगा 10 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज कितना होगा 5√5 सेंटीमीटर, क्योंकि ट्राइंगल ऐसा बन रहा है। तो अगर ये पाई है तो एंगल का ऑपोजिट वाला जो होता है उसको परपेंडिकुलर हम लोग बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर तो यहाँ से 5 बन जाए 5 2 जा तो कितना वैल्यू होगा 2/√5 हो जाएगा। तो μ0 पहले लिखेंगे कितना हम लोग 4π इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाई 2π। करंट कितना दिया हुआ है 2 एम्पेयर डिवाइड बाय रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब कितना हो गया 10⁻⁻1। साइन π1 कितना है 2/√5 प्लस 2/√5। अब बोलिएगा अच्छा डिस्टेंस यहाँ 10 सेंटीमीटर नहीं होगा, डिस्टेंस यहाँ पर कितना होगा ये जो आपका है ये कितना है 5 सेंटीमीटर है। हमको यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस चाहिए होता है, जिस पॉइंट पे निकालना वहां से परपेंडिकुलर वायर का कितना डिस्टेंस है वो निकालना होता है। तो वो लेंगे तो कितना आ रहा है 5 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, अच्छा ये 4πr होगा μ0I डिवाइड बाय 4πr। तो 4π कैंसिल हो गया और फिर आपका यहाँ पर क्या बचा 2/5 का मतलब हो गया 2/5 होगा 10⁻⁻5 हुआ और फिर आप लीजिएगा तो √5 हो गया 2 + 2 4 हो जाता है। तो 8 डिवाइड बाई 5√5 इंटू 10⁻⁻5 हुआ। तो ये 0.71 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला होगा। चेक कर लेते हैं वैल्यू सेम है कि नहीं है। 8 डिवाइड बाय 5√5 0.71 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। तो अब यहाँ पर अगर हम आपको बोलेंगे कि फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ लिखिए ना, तो क्या कीजिएगा आप
ड्यू टू वायर ए बी सी डी ए, तब क्या होगा, निकालिए। अब अगर देखिएगा तो ए बी पॉइंट के वजह से ओ पॉइंट में मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो इन्वर्ट था। यहाँ पर भी क्या होगा, क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, अब पाम रूल भी लगाइएगा तो क्या होगा, राइट जा रहा है तो पाम क्या हो रहा है, इनटू द प्लेन, तो यहाँ पर भी कितना होगा, इनवर्ट होगा। और ये जो पूरा वायर दिया हुआ ना, पूरा वायर के लिए क्या हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी बी सी सी डी डी ए। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो ए डी के लिए निकले या डी ए के लिए निकले, तो मतलब ए बी कितना है मेरा, तो ए बी कितना दिया हुआ मेरा 1.79 इंटू माइनस सिक्स, 1.79 इंटू 10⁻⁻6। फिर आपका बीसी कितना हो जाएगा, बीसी वही होगा जो एडी होगा, तो वैल्यू कितना हो रहा है वो 0.71, 0.71 इंटू 10⁻⁻5। फिर दूसरा वाला सेम रिपीट हो जाएगा, सीडी के लिए वही होगा, जो वायर मेरा ए बी के लिए निकलेगा, जो ए बी के लिए निकलेगा वही सी डी के लिए निकलेगा, क्योंकि सब कुछ क्या है लोग दोनों के लिए सेम है। तो 1.79 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 0.71 इंटू 10⁻⁻5। अब इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1.79 इंटू 2 प्लस 0.71, कितना आ रहा है 3.722 इंटू 10⁻⁻5 -6 है। हाँ तो आप ये भी कर सकते हैं, जैसे 0.71 इंटू 10⁻⁻5 है ना, उसका पैसे लिख सकते हैं 0.071 इंटू 10⁻�6। एक आगे शिफ्ट किया तो पावर बढ़ गया मेरा। या फिर आपको कैलकुलेटर अलाउड है, आप कैलकुलेटर पुट कीजिएगा, यही वैल्यू आएगा 3.72 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वायर्स ऑफ infinite length ट्वेंटी एम्पेयर 30 एम्पेयर, ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। ये वायर वन हो गया, वायर टू हो गया। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू वायर वन एंड टू एट P ड्यू टू वायर पहला वायर से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे O पॉइंट पर तो कितना होगा, तो एट O निकाल रहे हैं हम लोग, फर्स्ट पॉइंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो निकलेगा कितना निकलेगा, म्यू 0 I1 डिवाइड बाई, ये इनफिनाइट वायर है, इनफिनाइट वायर के लिए क्या फॉर्मूला है, म्यू 0 I डिवाइड बाई 2 पाई R, तो R को क्या लिखेंगे, R1 लिखेंगे। और B2 जब निकालेंगे तो कितना होगा, म्यू 0 I2 डिवाइड बाई 2 पाई R2। अब देखोगे दोनों रेडियस सेम है मेरा, दोनों का रेडियस क्या है मेरा, सेम है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो दोनों को R ले लिया हम। अब यहाँ पर I1 कितना है 20 और I2 कितना है 30। अब चेक करना है मेरा मैग्नेटिक फील्ड दोनों किस तरफ जा रहा है। तो अगर आप पाम रूल लगाइएगा तो I1 करंट मेरा ऊपर जा रहा है, तो पाम रूल के हिसाब से ओ पॉइंट में क्या होगा, इन्वर्ट, तो ओ पॉइंट पे इन्वर्ट मिला हमको। और B2 की वजह से B2 ओ पॉइंट पे क्या होगा, दूसरा वाला का आउटवर्ड, क्या होगा आउटवर्ड। आप करंट ऐसा डालो, ओ पॉइंट इधर है ना, इस साइड आपका पड़ रहा है, तो इस साइड पड़ने से क्या हो गया, आउटवर्ड निकलेगा। हम लोग क्या बोला, आउटवर्ड।
दोनों में बड़ा कौन है? यहाँ पर आर और आर सेम है, I1 और I2 डिफरेंट है, तो एक 20 और एक 30, तो बड़ा कौन हो गया? V2। तो हम लोग क्या बोलेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो मेरा है वो कितना हो जाएगा? B2 माइनस, तो म्यू जीरो I2 डिवाइड बाय 2 पाई आर माइनस म्यू जीरो I1 डिवाइड बाय 2 पाई आर, तो म्यू जीरो डिवाइड बाय 2 पाई आर इज इक्वल टू I2 माइनस I1। तो म्यू जीरो कितना है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू आर कितना? 10 सेंटीमीटर, 10⁻1। और फिर I2 कितना है? 30 - 20 10, तो 2, तो कितना हो गया आपका? तो यहाँ पर से आपका हो गया 30 - 20 10 हो गया 10, तो यहाँ पर से 2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। और बड़ा कौन है? आउटवर्ड वाला बड़ा है, तो नेट आंसर क्या होगा? आउटवर्ड होगा। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे निकालिएगा दूसरा सम्स पे, एट पी, तो पी पॉइंट पे निकालिएगा तो B1 कितना होगा? म्यू जीरो आई डिवाइड बाय I1 डिवाइड बाय 2 पाई R1। अब यहाँ पर क्या पी पॉइंट पे देखिएगा, R1 अलग हो जा रहा और R2 अलग हो जा रहा। पी पॉइंट में पहला वाला वायर से कितना हो रहा? R1 हो रहा, और दूसरा वाला वायर से कितना हो रहा? पहला वाला पॉइंट से लेंगे तो सिर्फ ये डिस्टेंस है, और दूसरा वाला वायर से लेंगे तो क्या होगा? 30 हो रहा। तो 30 होने का मतलब क्या? डिस्टेंस अलग है। तो पहला वाला वायर से अगर हम निकालिएगा तो क्या हो रहा? पी पॉइंट पे आउटवर्ड निकलेगा, करंट ऐसा जा रहा। पी पॉइंट पे अगर फिंगर को पॉइंट कीजिए तो कहाँ निकलेगा? आउटवर्ड, तो हमने उसको आउटवर्ड लिखा। और B2 जब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? म्यू जीरो I2 डिवाइड बाय 2 पाई R2। तो R1 10 सेंटीमीटर है, R2 30 सेंटीमीटर है, क्योंकि जब आप यहां से यहाँ का बीच का पूरा निकालिएगा तो R2 कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। और यहां से जब निकालिएगा तो कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो अब बड़ा कौन सा वैल्यू होगा? तो अब आप देखोगे 2 के वजह से पी पॉइंट में भी क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। तो दोनों आउटवर्ड निकल रहा है, तो दोनों क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो मेरा है वो कितना हो जाएगा? B1 प्लस B2। तो B1 कितना है? म्यू जीरो I1 डिवाइड बाय 2 पाई R1 म्यू जीरो I2 डिवाइड बाय 2 पाई R2। तो म्यू जीरो डिवाइड बाय 2 पाई होता है I1 बाय R1 और I2 बाय R2। तो म्यू जीरो का वैल्यू हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, और 2 पाई जैसा वैसे ही रहेगा 2 पाई। I1 कितना हो गया? 20 डिवाइड बाय R1 0.1 है, प्लस 30 डिवाइड बाय 0.3 है। तो यहाँ से आप कीजिएगा तो 2 कटा आपका, तो वैल्यू कितना हो गया? 2 इंटू 10⁻⁻7। एक होगा आपका 200 और एक हो जाएगा आपका 100, क्योंकि 0.3 है, 0 दीजिएगा ऊपर में तो 300 होगा, 300 डिवाइड बाय 3 100 होता है। तो 200 प्लस 100 कितना हो गया? 300, 300 इंटू 2 600। तो आंसर क्या हो जाएगा? 600 इंटू 10⁻⁻7, जो कि अल्टीमेटली होगा 6 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। और दोनों आउटवर्ड होने की वजह से नेट आंसर कितना होगा? आउटवर्ड निकलेगा। इंटू 10⁻⁻6